हेलो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर और उसके उत्तर भी मैं पूरे बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम, एवसद वाले हैं, सही विकल्प बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। पहला है, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इस प्रश्न का पहले का उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ब इसका सही आंसर है, स्कंदगुप्त। दूसरा है, सरोज स्मृति किस प्रकार की रचना है? तो सरोज स्मृति है वो शोक गीत है। तीसरा प्रश्न है, संवदीय शब्द का क्या अर्थ है? संवदीय होता है संदेश वाहक, संदेश को ले जाने वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। संदेश, एक का संदेश दूसरे तक पहुंचाने वाला, यानी संदेश वाहक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में झोंपड़ी की आग किसके समान बताई गई है? तो इसका सही उत्तर है ईर्ष्या की आग। इसका सही आंसर है ईर्ष्या की आग। पांचवा है, समाचार लेखन में ककारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है छः। समाचार लेखन में कुल ककारों की संख्या होती है 6। छठा प्रश्न है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, तो इसमें कौन सा जो काव्य दोष है वो है इसमें दुष्क्रमत्व दोष, क्योंकि यहाँ क्या है कि लोकशास्त्र के विरुद्ध क्रम है, यानी यहाँ मन का वेग आने के पश्चात खग का वेग को बारे में बताया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, दुष्क्रमत्व दोष, ये इसका सही आंसर है। अब इसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। सातवां है, सागर और बूंद क्रमशः शब्द दे रखा है, तो यहाँ पहले आप लिखेंगे समाज और फिर लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे मनुष्य। समाज और मनुष्य, यानी सागर तो है वो समाज का और बूंद है वो मनुष्य का प्रतीक होगा, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा समाज और मनुष्य। आठवां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आठवें का उत्तर बता रहा हूँ मैं, आठवें का उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इसका सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आठवें का। नौवां, वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नी चुनने के लिए वो मिट्टी के जो ढेले हैं उसका प्रयोग किया जाता था, तो इसका उत्तर हो गया ढेले, नौवें में आ जाएगा ढेले। 10वां है, सांप थे छिपकली थे वन मानुष थे या रोबोट थे, ये है 10वें में आ जाएगा भूप दादा। 11वां है, समाचार के मुखड़े को क्या कहते हैं? तो समाचार के मुखड़े को कहते हैं इंट्रो, है ना, इंट्रो या लीड इसको कहते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है मानवीकरण अलंकार। क्यों है? क्योंकि ये मानवीय चेष्टाएं हैं, फूलों का हंसना कलियों का मुस्कुराना, ये क्या है? मानवीय चेष्टाएं, तो यह मानवीकरण अलंकार है। तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, 1-1 अंकों के हैं। तो इसमें 13वां प्रश्न है, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, पंक्ति का आशय क्या है? समिधा का मतलब होता है हवन सामग्री, तो जिस प्रकार हवन सामग्री जल कर के लोगों को लाभ पहुंचाती है, जैसे हवन यज्ञ करते तो उनसे लाभ होता है, तो उसी प्रकार गुणगान मनुष्य है वो भी लोगों को है वो लाभ पहुंचाने वाला होता है। तो ये इसके बाद में साझा कहानी का प्रतीकार्थ क्या है? 15वां, आरोहण कहानी में लेखक क्या संदेश देता है? आपको पता है आरोहण कहानी में वो पहाड़ी जो क्षेत्र है, ग्रामीण पहाड़ी परिवेश है, उसकी दिनचर्या के बारे में, किस प्रकार से वो लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। तो उसमें अभ्यस्त और प्रशिक्षण के बीच में भेद है वो बता रहे हैं। फीचर किसे कहते हैं? तो ये भी प्रश्न आपकी पुस्तक में से आप कर लीजिएगा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें अलंकार आ रहा है, जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। गीतिका और हरि गीतिका छंद में अंतर है, तो गीतिका में आपको पता है 26 मात्राएं हैं, वो प्रत्येक पंक्ति में इसमें 26 मात्राएं होती है, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं, वो प्रत्येक पंक्ति में होती है। और भी अंतर है इसका, वो जो पूरा वर्ण विन्यास देखेंगे तो आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, वर्ण विन्यास इसका पूरा कैसे होता है। इसके बाद में व्याख्या है, जो आपके एक व्याख्या ये है,
इस पद्यांश की करनी है। दूसरा है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये है, इसकी व्याख्या करनी है। ये 2 पद्यांश दे रखे हैं। उसके बाद में गद्यांश है, इनकी व्याख्या करनी है। ये गद्यांश इस पूरे वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। व्याख्या के बारे में प्रश्नोत्तर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक इसके बाद में एक अपठित पद्यांश है, उसके प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो अपठित पद्यांश है वो है, साक्षी है इतिहास हमारे, तुम गाओ भारत की विजय, यहाँ तक है। तो इसके जो प्रश्न हैं वो पहला है, जैसे हम ही पहले जागे हैं। हम ही शब्द का क्या अर्थ है तथा जागने का क्या तत्व है? हम ही का मतलब भारतवासी, भारत के लोग हैं। जागने का मतलब पूरे एक तरह से सबसे पहले जागे हैं का मतलब सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है। जागर सब हो रहे हैं हमारे आगे का मतलब क्या है? पूरे विश्व को ज्ञान किसने दिया है? भारतीय लोगों ने ही दिया है। सारी दुनिया को ज्ञान हमारे बाद में ही प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। और भी काव्य गुण आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश है, इस बार पद्य नहीं है, गद्य है। तो अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने, ये आपके पास सामने ये गद्यांश है। तो इस गद्यांश में प्रश्न है, जैसे वर्तमान में किन 2 संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है? तो इसमें गद्यांश को हम दोबारा देखें तो इसमें मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल है, वो भारतीय संस्कृति में हुआ है, हमारी संस्कृति में। तो इनमें जो है सामंजस्य, समन्वय की समस्या है। दूसरा है लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता? तो इसमें अंतिम लाइन जो दी हुई है, लज्जित होने की कोई बात नहीं, यानी अपनी संस्कृति में चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी हो, और भले ही वो दूसरे से मेल खाती हो या नहीं खाती हो, लेकिन वो इस बात से लज्जित, ये कोई लज्जा का विषय नहीं है, ऐसा लेखक का कहना है। और उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश शीर्षक है, तो भारतीय संस्कृति है इसका प्रमुख शीर्षक। इसके बाद में अन्य प्रश्न हम देखें तो नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार अलग है? दिशा है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित लघु कविता है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का सिद्धांत क्यों दिया है? अच्छा, इसके अलावा जो खंड 6 में जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रश्न आप देख लीजिएगा। गीत गाने दो कविता है, उसमें निराशा में आशा संचार करने की कविता है, उसको स्पष्ट करना है। यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि और समष्टि के संतुलन को आवश्यक समझा गया है, उसको स्पष्ट करना है। इसी तरह से ये ईमान के बारे में है, उससे डिगने का कोई सवाल नहीं उठता, है ना। तो लेखक इसके माध्यम से, इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहता है? इसी प्रकार से जलालगढ़ पहुंचने के बाद बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया और उसके संकल्प में चरित्र की कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में बताना है। चाहे एक प्रश्न ये है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। इसी प्रकार आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु वही आरोहण किसी की जीविका का माध्यम भी बन सकता है, पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए। इसके बाद में प्रमुख निबंध जो हैं वो है, उनमें से आपको किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना है। तो एक है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक है विद्यार्थी और अनुशासन, कोरोना आजकल चल रहा है तो कोरोना महामारी पर निबंध है, समस्या समाधान और वैश्विक प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी संचार क्रांति। इसमें पूरा निबंध सही तरीके से लिखें आप, शीर्षक ऊपर लिखें, उसके बाद में प्रस्तावना लिखें, फिर उसकी बॉडी लिखें पूरी, और उसके अंत में सबसे अंत में उपसंहार भी लिखें, ताकि आपको सबसे अच्छे अंक प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।